हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आशा करते हैं अच्छे होंगे। आज हम आपके लिए लाए हैं साइंस का लेक्चर। ठीक है। साइंस में इलेक्ट्रिक चैप्टर का है, क्लास 10th का है वो टॉपिक। क्लास 10th इलेक्ट्रिक का जो है टॉपिक है, विद्युत का टॉपिक है। विद्युत धारा, विद्युत धारा अर्थात इलेक्ट्रिसिटी जो है, ये हमारा टॉपिक है। ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी का टॉपिक है। आज हम इस पर डिस्कस करेंगे, एक एक हेडिंग को देखेंगे, एक एक टॉपिक को देखेंगे, अच्छे तरीके से देखेंगे। इसलिए हम आपको जो है इधर क्लास 10th का हम जो है इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का पहला यूनिट लेके आए हैं, और उसे हम अच्छे तरीके से आपको पूर्णतः समझाने का प्रयास करेंगे, और आप जो है अच्छे तरीके से समझेंगे। क्योंकि हमारे इस वीडियो में और इस पूरे सॉल्यूशन में, इस पूरे हमारे लेक्चर में आपको कहीं भी दिक्कत ना हो, इसलिए हमारा पूर्ण प्रयास रहेगा कि आप अच्छे तरीके से समझें चीजों को। ठीक है। हम एक एक हेडिंग से, एक एक टॉपिक से आपको हम अवगत कराएंगे, और एक एक चीज के बारे में हम जो है बताएंगे। ठीक है। आइए देखते हैं हमारा क्या है वीडियो में, क्या है इसका मेन। हमारा जो फर्स्ट है वो हम समझेंगे विद्युत आवेश। विद्युत आवेश का मतलब होता है इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है, थोड़ा इसे हम सही से समझेंगे, इसके टाइप को समझेंगे, और इसका यूनिट क्या होता है ये सब समझेंगे। फिर आगे आने वाले जितने भी डेफिनेशन है उसको जो है अच्छे तरीके से हम समझेंगे। पहला है विद्युत आवेश। विद्युत आवेश किसे कहते हैं? विद्युत आवेश किसे कहते हैं? ठंडी के दिनों में आप अपने हाथ को रगड़ते हैं, रब करते हैं, तो क्या होता है, आप उसे रब करते हैं, इसका मतलब यह है कि आप उसमें क्या करते हैं, आवेश जनरेट करते हैं। आवेश जनरेट करते हैं मतलब विद्युत आवेश होता क्या है, सबसे पहले देखेंगे। विद्युत आवेश का जो मेन डेफिनेशन होता है वो ये होता है, किसी पदार्थ का वह गुण। ये मेरे पास एक पदार्थ है, किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसमें विद्युतीय या चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न हो जाता है। किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसमें विद्युतीय या चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न हो जाता है, वही कहलाता है विद्युत आवेश। क्या कहलाता है? विद्युत आवेश कहलाता है। जैसे सपोज दैट ये मेरे पास बल्ब है, ये मेरे पास एक बल्ब है। अब क्या है कि यह भी एक पदार्थ है, तो कहा किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण इसमें विद्युतीय या चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न हो जाता है। क्या उत्पन्न होता है? विद्युतीय या चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न हो जाता है। तो इसी पदार्थ को हम क्या बोलेंगे? विद्युत आवेश। क्या बोलेंगे? विद्युत आवेश। किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसमें विद्युतीय या चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न हो जाता है, वही कहलाता है विद्युत आवेश। उसे ही कहते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज। क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिक चार्ज। ऐसे बहुत एग्जाम्पल है। जैसे 1 घंटे के लिए आप कोई चीज को, कोई विद्युत वाली चीज को चला के रख दीजिए। हीटर है, आप लोगों ने हीटर देखा है, हीटर अगर जल रहा है तो जलने के बाद 1 घंटा जले, 1 घंटा के बाद अगर आप उस हीटर को बंद कर देते हैं, ये मेरे पास सपोज दैट हीटर है, अगर हीटर जल रहा है, 1 घंटा जल रहा है, इसमें से उष्मा निकल रहा है, जलने के बाद हम हीटर को बंद कर देते हैं, तब भी इसके अगल बगल का जो एरिया होता है वो गर्म होता है। गर्म होने का मेन मतलब ये होता है कि यहाँ तक इसका प्रभाव था, यहाँ तक इसका प्रभाव था, चाहे वो विद्युतीय प्रभाव हो चाहे चुंबकीय प्रभाव हो, लेकिन प्रभाव यहाँ तक है। तो ये कहने का मतलब है कि किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसमें विद्युतीय या चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है, वही कहलाता है विद्युत आवेश। विद्युत आवेश को देखेंगे किससे प्रदर्शित करते हैं, तो कहा विद्युत आवेश को क्यों से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? क्यों से। विद्युत आवेश को क्यों से प्रदर्शित करते हैं, और इसका जो मात्रक होता है, इसका जो यूनिट होता है वो होता है कूलाम। क्या होता है? कूलाम। विद्युत आवेश का जो मात्रक होता है वो क्या होता है? कूलाम होता है। और इसे हम प्रदर्शित किससे करते हैं? क्यों से प्रदर्शित करते हैं, और इसका जो मात्रक होता है वो कूलाम होता है। कूलाम को किससे प्रदर्शित करते हैं? कहा कूलाम को सी से प्रदर्शित करते हैं। जहां भी सी आएगा आप बोलेंगे कूलाम है, और जहां भी क्यों आएगा आप तुरंत बताएंगे कि सर ये क्या है? विद्युत आवेश है। तो विद्युत आवेश को क्यों से प्रदर्शित करते हैं, और इसका जो मात्रक होता है वो कूलाम होता है, और कूलाम को किससे पे करते हैं? सी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक। नेक्स्ट देखेंगे हम थोड़ा सा इसके टाइप के बारे में देखेंगे कि इसका प्रकार क्या है, और कितने प्रकार के जो है ये आवेश होते हैं। आवेश भैया 2 प्रकार के होते हैं।
कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। पहला नंबर है धनावेश, क्या है? धनावेश। और दूसरा नंबर है ऋणावेश। एक है धनावेश और एक है ऋणावेश। ठीक है, देखिए एक एक डेफिनेशन को हम अच्छे तरीके से देखेंगे, धनावेश और ऋणावेश। अगर मैंने आपको 10 रुपए उधार दे दिया, अगर मैंने आपको 10 रुपए उधार दे दिया, मेरे पास 20 रुपए है, थोड़ा एग्जाम्पल तरीके से हम देखेंगे इसे। मेरे पास 20 रुपए है और मैंने आपको 10 रुपए उधार दे दिया, तो मेरे 20 रुपए में कमी होगी या बढ़ जाएगा? तो 20 रुपए में कमी होगी, अर्थात ये कहने का मतलब है कि इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण, इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण जो आवेश उत्पन्न होता है उसे हम कहते हैं धनावेश। क्या कहते हैं? धनावेश। इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण जो आवेश उत्पन्न होता है उसे हम कहेंगे धनावेश। और अपोजिट, जस्ट इसका अपोजिट है ऋणावेश वाला। कहा इलेक्ट्रॉनों की अधिकता के कारण, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता के कारण अगर आवेश उत्पन्न होता है तो उसे हम कहते हैं ऋणावेश। इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण जो आवेश उत्पन्न होगा उसे हम कहते हैं धनावेश, और इलेक्ट्रॉनों की अधिकता के कारण जो आवेश उत्पन्न होगा उसे हम कहेंगे ऋणावेश। इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल हम बताते हैं। जैसे मेरे पास NaCl है, सोडियम क्लोराइड है। सोडियम क्लोराइड में अगर हम बात करें सोडियम की, तो सोडियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 11। अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 2,8,1 आएगा, और Cl का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 17 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 2,8,7 होता है। इस तरीके से हम ये जानते हैं कि अगर किसी भी एलिमेंट के लास्ट ऑर्बिट में अगर 8 इलेक्ट्रॉन होता है तो वह स्टेबल होता है। यहाँ पर देख रहे हैं 7 है, यहाँ 1 है। अगर इसे 7 मिल जाए तो ये स्टेबल हो जाएगा, इसे अगर 1 मिल जाए तो ये स्टेबल हो जाएगा। तो ये क्या करता है, इसके पास 11 इलेक्ट्रॉन है, अपने एक इलेक्ट्रॉन को दे देता है इस क्लोरीन को। क्लोरीन को दे दिया अगर, तो इस क्लोरीन के पास कितना इलेक्ट्रॉन हो जाता है? 18। अब इधर देखेंगे, 18 का मतलब ये है कि पहले से 17 था, एक इलेक्ट्रॉन लिया तो इलेक्ट्रॉनों की क्या हो गई? अधिकता हो गई। जब अधिकता हो जाती है तो कौन सा आवेश उत्पन्न होता है? ऋणावेश, जिसे कहते हैं ऋणावेश। और इसके पास 11 इलेक्ट्रॉन था, एक इलेक्ट्रॉन इन्होंने दे दिया तो 10 बचा, इलेक्ट्रॉनों की कमी हो गई, तो कमी के कारण जो आवेश उत्पन्न हुआ उसे कहे धनावेश। समझ आया? कहा इलेक्ट्रॉनों की अधिकता के कारण जो आवेश उत्पन्न होता है उसे ऋणावेश कहते हैं। इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण जो होता है उसे धनावेश कहते हैं। इलेक्ट्रॉनों की अधिकता के कारण जो आवेश उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? ऋणावेश कहते हैं। ठीक है, इस तरीके से आवेश कितने प्रकार के? 2 प्रकार के होते हैं। पहला नंबर है धनावेश, दूसरा नंबर है ऋणावेश। ये डेफिनेशन क्लियर हुआ, समझ आया? इस तरीके से अगर इसमें भी डाउट होगा अभी एक बार और तो आप कमेंट करिएगा, हम आपको एक बार और अच्छे से इसे समझाएंगे। आशा करते हैं कि ये समझ में आ गया होगा। अधिकता और कमी, अधिकता के कारण जो आवेश उत्पन्न होता है उसे कहते हैं ऋणावेश, और कमी के कारण जो आवेश उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? धनावेश कहते हैं। आइए देखते हैं थोड़ा सा, इसका एक फार्मूला होता है, Q इक्वल टू N इंटू E। ये फार्मूला होता है Q इक्वल टू N इंटू E। भैया यहाँ पे ये चीजें क्या है, यहाँ पर देखेंगे कि ये Q क्या है भैया? आवेश होता है। और ये क्या है बेटा? इलेक्ट्रॉनों की संख्या होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अगर E की बात करेंगे बेटा तो एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश है। ये क्या है? एक इलेक्ट्रॉन का आवेश। एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलाम होता है। क्या होता है? कूलाम। यूनिट लिखना नहीं भूलेंगे आप, साइंस में सबसे ज्यादा अहम भूमिका निभाता है यूनिट। अगर आपने यूनिट मिस्टेक कर दिया तो आपको कुछ आने वाला नहीं है। आप जितना सॉल्व किए रहेंगे सॉल्यूशन वो पूरा रॉन्ग है, इसलिए हम थोड़ा सा समझेंगे। इसका आवेश का फार्मूला होता है Q इक्वल टू N इंटू E, जहां N क्या है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या, E क्या है? एक इलेक्ट्रॉन का आवेश है, और Q क्या है? आवेश है।
इलेक्ट्रिक चार्ज है। इस तरीके से ये फार्मूला था। और फिर जो है अगला मेरे पास जो है वो है, हम समझेंगे जो इससे बना है। देखिए कई कड़ी इससे जुड़ी हुई है। एक चीज आप तैयार करेंगे, उससे अगली कड़ी, उससे अगली कड़ी, इस तरीके से इसके सभी जो है एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जैसे नेक्स्ट हमारे पास है वो क्या है, विद्युत धारा। विद्युत धारा जिसे बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक करंट। CURRENT। क्या होता है, CURRENT। ये इलेक्ट्रिक करंट है। थोड़ा देखेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है। घर में बिजली आती है, ठीक है, अच्छी बात है, आपने बिजली देखा है बस, लेकिन इसका डेफिनेशन और इसके यूनिट के बारे में, इसे जिससे डिनोट करते हैं, ये सभी चीजों के बारे में आप नहीं समझे हैं। आइए हम बताते हैं क्या होता है विद्युत धारा। कहा विद्युत आवेश प्रवाह की दर को, विद्युत आवेश प्रवाह की दर को, प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। अगर इंग्लिश में बोलेंगे तो द रेट ऑफ चेंज ऑफ पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, मतलब ये कि जो हमारा आवेश होता है उसके प्रवाह की जो दर होती है, एक सेकंड में जितना इलेक्ट्रिक आवेश जो है, इलेक्ट्रिक चार्ज प्रवाहित होने लगेगा, वही कहलाता है विद्युत धारा। मतलब ये कि आवेश प्रवाह की दर को ही क्या कहते हैं, विद्युत धारा। आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। फिर देखेंगे कि इससे किससे प्रदर्शित करते हैं। तो कहा विद्युत धारा या इलेक्ट्रिक करंट को आई से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, आई से। कहीं कहीं बेटा कैपिटल आई लिखा रहता है, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। स्मॉल आई और कैपिटल आई दोनों से यहाँ विद्युत धारा को डिनोट करते हैं। विद्युत धारा के यूनिट की बात करेंगे अगर हम, तो विद्युत धारा का जो यूनिट होता है वो एम्पियर होता है। क्या होता है, एम्पियर। एम्पियर को ऐसे डिनोट करते हैं, एम्पियर को ऐसे डिनोट करते हैं। और कहा विद्युत आवेश, फिर से डेफिनेशन देखेंगे, विद्युत आवेश प्रवाह की दर को ही कहते हैं विद्युत धारा। विद्युत धारा में ध्यान देना है कि विद्युत धारा का जो यूनिट होता है वो यूनिट एम्पियर होता है। और इसे किससे डिनोट करते हैं, ए से डिनोट करते हैं। आई आ गया तो समझ जाइए क्या है, विद्युत धारा। और मात्रक आ गया, यूनिट आ गया, तो वो क्या है, ए है। ए देखेंगे समझ जाइए, एम्पियर। एम्पियर बोले तो किसका यूनिट है, धारा का मात्रक है। धारा को किससे पे करते हैं, आई से। इलेक्ट्रिक करंट को हमेशा आई से डिनोट किया जाता है, उसके यूनिट को हमेशा ए से डिनोट किया जाता है। ये हमारा डेफिनेशन था विद्युत धारा का। इसका डेफिनेशन था विद्युत धारा। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो क्या है, नेक्स्ट टॉपिक क्या है, हम देखेंगे विद्युत विभव। क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या है भैया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, विद्युत विभव। विद्युत विभव इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विद्युत विभव। विद्युत विभव क्या होता है, कहा एकांक आवेश को, ये सपोज दैट हमारे पास क्या है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, विद्युत क्षेत्र है, जिसे बोलेंगे विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड है। एकांक आवेश को अनंत से, या किसी आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी भी बिंदु तक ले आने में जो वर्ग करना पड़ता है उसे ही कहते हैं विद्युत विभव। फिर से समझिए, एकांक आवेश को विद्युत क्षेत्र के किसी भी बिंदु तक, इस बॉक्स में कहीं तक आप इसे खींच कर ला रहे हैं, तो जो आप वर्क कर रहे हैं, उसे खींच कर लाने का जो वर्क कर रहे हैं, वही वर्क होता है विद्युत विभव। क्या कहलाता है, विद्युत विभव, जिसे कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। मतलब ये कि अनंत से एकांक आवेश को विद्युत क्षेत्र के किसी भी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य ही कहलाता है विद्युत विभव। डेफिनेशन अच्छे से क्लियर करिएगा। आपको डेफिनेशन अच्छे से ही लिखना है, लेकिन जब आपका क्लियर हो तब। कह रहा है एकांक आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी भी बिंदु तक लाने में जो वर्क करना पड़ता है
उसे ही कहते हैं विद्युत विभव, जिसे कहेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। थोड़ा देखेंगे कि ऐसा क्या है जो यहाँ लाने में वर्क करना पड़ रहा है। लाने का मतलब सिर्फ इतना है कि हमारे पास इस रूम में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो हम किसी मार्केट से एक चार्ज रहे, उस चार्ज को खींचकर यहाँ तक अगर ले आ रहे हैं तो खींचकर लाने में जो हमारा कार्य करना पड़ रहा है, जो वर्क करना पड़ रहा है, वही वर्क कहलाता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, तो ये क्लियर हुआ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को V से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? V से डिनोट करते हैं। बेटा इसके फार्मूले की बात करेंगे तो V इक्वल टू होता है W बाई क्यू। क्या होता है? W बाई क्यू। V इक्वल टू W बाई क्यू। आ गया ना? चार्ज को लाने में जो वर्क करना पड़ता है इसके इलेक्ट्रिक फील्ड तक, वही होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। V इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू होता है। इसके यूनिट की बात करेंगे तो आप यूनिट लिख सकते हैं। वर्ग का यूनिट क्या होता है? जूल होता है। इसका यूनिट क्या होता है? कूलाम होता है। अर्थात अगर हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करेंगे, उसके यूनिट की बात करेंगे तो जूल प्रति कूलाम होता है, या जूल प्रति कूलाम के अलावा इसे वोल्ट भी बोलते हैं। क्या बोलेंगे? वोल्ट भी बोलेंगे। कि हमारा जो विद्युत विभव होता है, विद्युत विभव का जो यूनिट होता है, ये क्या होता है? वोल्ट भी होता है। अगर इसमें देखेंगे यूनिट तो जूल प्रति कूलाम भी बोल सकते हैं। जूल प्रति कूलाम के अलावा आप इसे क्या कह सकते हैं? वोल्ट भी विद्युत विभव का यूनिट होता है। वोल्ट क्या होता है? वोल्ट। ज्यादातर हमेशा अगर देखेंगे तो हमेशा वोल्ट ही यूज होता है, जूल प्रति कूलाम यूज नहीं होता है। मतलब ये अगर आपको निकालना है तो आप इससे निकाल सकते हैं। वर्क का यूनिट जूल होता है, ये अपान में है तो आप लिख लगाया, और इधर चार्ज है, चार्ज का यूनिट कूलाम बता दिया। तो जूल प्रति कूलाम होता है, जूल प्रति कूलाम को ही वोल्ट बोल देंगे। यानी यह वोल्ट भी इसका यूनिट होता है। जूल प्रति कूलाम दो है, दो में से जो आपको आसान लगे वो आप बोल सकते हैं विद्युत विभव के लिए कि यह इसका यूनिट होता है। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है क्या? विद्युत विभवांतर। क्या है? विद्युत विभवांतर, जिसे बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। विद्युत विभवांतर, विभवांतर ये हमारा नेक्स्ट हेडिंग है। विद्युत विभवांतर किसे कहते हैं? तो एक नॉर्मल सा इसका डेफिनेशन है कि दो विभवों का अंतर। सपोज दैट ये मेरे पास एक टर्मिनल है, इस टर्मिनल पर हमारे पास जो विभवांतर है VA है, इस टर्मिनल पर VB है। तो दो विभवों का जो अंतर होता है उसे ही कहते हैं क्या? विभवांतर। एक नॉर्मल सा डेफिनेशन अगर आप कहना चाहते हैं तो दो विभवों का अंतर ही क्या कहलाता है? विभवांतर कहलाता है। या एकांक आवेश को क्या कहेंगे? एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले आने में जो वर्क करना पड़ता है वही कहलाता है विद्युत क्या? विभवांतर। क्या कहलाता है? विद्युत विभवांतर। एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले आने में जो वर्क करना पड़ता है इसे ही कहते हैं विद्युत विभवांतर। क्या कहेंगे? विद्युत विभवांतर। और नॉर्मल सा डेफिनेशन तो मैंने बता ही दिया कि अगर दो विभवों का अंतर है वही क्या कहलाता है? विभवांतर कहलाता है। मतलब यहाँ पर अगर हम जो है 10 किलोमीटर के रफ्तार से चल रहे हैं और कहीं और दूर चले गए, वहां 20 किलोमीटर की रफ्तार चल रहे हैं, तो उस बिंदु और इस बिंदु में जो डिफरेंस होगा वही कहलाएगा क्या? विद्युत विभवांतर। मतलब ये कह लीजिए कि दोनों पॉइंट पर, दोनों टर्मिनल पर, इस टर्मिनल पर हमारे पास जो पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो VB है, इस पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमारा जो है VA है। अगर इनका डिफरेंस निकाल ले, दो विभवों का जो अंतर है ये निकाल लेते हैं तो वही कहलाएगा विद्युत विभवांतर। क्या कहलाएगा? विद्युत विभवांतर। यहाँ विद्युत विभवांतर की बात करेंगे तो मेरे पास फार्मूला इसको डिनोट करते हैं डेल्टा V से। किससे डिनोट करते हैं? डेल्टा V से। इसके लिए भी फार्मूला वही होता है, डेल्टा V बराबर क्या होता है? W बाई क्यू। जहाँ W क्या है? वर्क है, और Q क्या है? चार्ज है। W क्या है? वर्क है, और Q क्या है? चार्ज। इस तरीके से ये विद्युत विभवांतर का डेफिनेशन था और इसका एक फार्मूला था। नेक्स्ट हम जो देखेंगे वो देखेंगे यूनिट क्या है। विद्युत विभवांतर का भी यूनिट वही होता है, वोल्ट होता है। क्या होता है बेटा? वोल्ट होता है। विद्युत विभवांतर का जो यूनिट होता है वो क्या होता है? वोल्ट होता है। इस तरीके से वोल्ट विद्युत विभवांतर का भी यूनिट होता है और वोल्ट विद्युत विभव का भी यूनिट होता है।
ठीक है, क्लियर हुआ? इतना जो है हमारा ये विभवांतर का डेफिनेशन था और इसका प्रतीक था। जहां अगर आप डेल्टा वी की बात करते हैं कि सर डेल्टा वी क्या है, तो आप ये कहेंगे V2 माइनस क्या है, V1। और जस्ट मैंने अभी बताया है कि इन दोनों का जो डिफरेंस होता है वही कहलाता है क्या, विद्युत विभवांतर। ठीक है, जाहिर सी बात है V2 का मतलब दूसरे टर्मिनल पर का वो वोल्टेज है और V1 का मतलब होता है फर्स्ट टर्मिनल का है। तो इस तरीके से V2 माइनस V1 अगर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, वो डेल्टा V हो जाएगा। और यही होता है विद्युत विभवांतर का डेफिनेशन। यूनिट क्या होता है, वोल्ट होता है। फार्मूले की बात करेंगे तो डेल्टा V इक्वल टू होता है W बाई क्यू। अगर आप इसका यूनिट निकालेंगे उसकी तरह तो जूल पर क्या हो जाएगा, गुलाम हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो टॉपिक है वो मेरा क्या है, आइए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, प्रतिरोध। विद्युत परिपथ क्या है, विद्युत परिपथ। विद्युत परिपथ है नेक्स्ट डेफिनेशन, विद्युत परिपथ। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है, इलेक्ट्रिक सर्किट, विद्युत परिपथ, विद्युत परिपथ, ये हमारा जो है क्या है नेक्स्ट हेडिंग है। इसी इलेक्ट्रिक सर्किट, इलेक्ट्रिक सर्किट होता क्या है, कहा विद्युत धारा के बंद मार्ग, विद्युत धारा के बंद पास या बंद मार्ग को कहते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट। विद्युत धारा के बंद मार्ग को या क्लोज सरफेस को क्या कहेंगे, हम जो है क्लोज एरिया को क्या कहेंगे, विद्युत परिपथ। जैसे ये मेरे पास एक सर्किट है, इधर मैंने क्या जोड़ दिया, एक बैटरी जोड़ दिया, इधर एक सेल जोड़ दिया। तो इस तरीके से देखा कि ये हमारा क्या है, एक परिपथ है। विद्युत धारा के बंद पास, बंद पास को क्या कहेंगे, विद्युत परिपथ कहेंगे। क्या कहेंगे, विद्युत परिपथ कहेंगे। अगर आपको इधर कोई चीज जोड़ना है अप्लायंस तो आप इसे जोड़ सकते हैं। इस तरीके से बताया गया कि विद्युत धारा के बंद मार्ग को या बंद पास को ही कहते हैं विद्युत परिपथ। ठीक है, कोई तार ले जाइए और तार ले जाने के बाद आप उसे एक से ज्वाइंट करिए, प्लग मेन स्विच में लगाइए और अगला बल्ब से जोड़ दीजिए, तो ये क्या हो गया, आपका एक परिपथ तैयार हो गया, क्योंकि आपने उस पूरे मार्ग को क्लोज कर दिया, आप उसे पैक कर दिए। तो इस तरीके से जो वो कहलाएगा क्या, विद्युत परिपथ। आप जितना भी युक्ति चलाते हैं वो विद्युत परिपथ के अकॉर्डिंग ही चलाते हैं, चाहे वो पंखा चले, कूलर चले, कुछ भी चले, आप उस परिपथ के अकॉर्डिंग ही बनाते हैं। तो विद्युत धारा के बंद मार्ग को, बंद पास को ही क्या बोलते हैं, विद्युत परिपथ बोलते हैं। नेक्स्ट जो है वो हम थोड़ा देखेंगे, विद्युत प्रतिरोध है। क्या है, प्रतिरोध है ना। विद्युत प्रतिरोध का मतलब होता है, विद्युत प्रतिरोध, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, ELECTRIC, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, RESISTANCE, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस देखेंगे। इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस क्या होता है, विद्युत प्रतिरोध किसे कहते हैं, तो किसी चालक का वह गुण, किसी चालक का वह गुण। सपोज ये हमारे वायर में जो है करंट फ्लो हो रहा है, I एम्पियर की धारा फ्लो हो रहा है। ठीक है, और ये हमारे पास जो है सपोज दैट ये कॉपर का जो है एक वायर है, इसमें I एम्पियर की धारा बह रही है। प्रतिरोध का मतलब किसी चालक, भाई ये चालक है, चालक क्या होता है, जिसमें विद्युत और उष्मा आसानी से क्या होते हैं, फ्लो होते हैं, उसे क्या कहते हैं, चालक कहते हैं। जिसमें विद्युत और उष्मा का प्रवाह सुगमता से होता है उसे ही चालक कहते हैं। तो कहा किसी चालक का वह गुण, किसी चालक का वह गुण जो उसमें बहने वाली, किसी चालक का वह गुण जो उसमें बहने वाली धारा का विरोध करती, इस धारा को उसमें बहने नहीं देती है, तो उसे ही हम क्या कहते हैं, विद्युत प्रतिरोध। मतलब ये किसी चालक का वह गुण जो उसमें बहने वाली धारा का विरोध करती है वही कहलाता है विद्युत प्रतिरोध। क्या कहलाता है, विद्युत प्रतिरोध। विद्युत प्रतिरोध को आर से डिनोट करते हैं, किससे डिनोट करते हैं, आर से डिनोट करते हैं। ये हमारा अभी मैंने बताया कि ये क्या है, चालक। इस चालक में आई एम्पियर की धारा बह रही है। ये कॉपर का जो है एक चालक है, हमारे पास एक कंडक्टर है। चालक मैंने अभी जस्ट बताया है कि चालक क्या होता है,
जिसमें विद्युत और उष्मा का प्रवाह सुगमता से होता है वो क्या कहलाता है? चालक कहलाता है। फिर देखना है कि प्रतिरोध किसे कहते हैं। कहा किसी चालक का वह गुण जो उसमें प्रवाहित होने वाली धारा का विरोध करती है, इसे आगे जाने से रोकती है, वही कहलाता है क्या? विद्युत प्रतिरोध। क्या कहलाएगा? विद्युत प्रतिरोध कहलाएगा। विद्युत प्रतिरोध को आर से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? आर से डिनोट करते हैं। और इसके यूनिट की बात करेंगे तो इसका यूनिट क्या होता है? ओम होता है। क्या होता है? ओम होता है। विद्युत प्रतिरोध का जो मात्रक होता है वो ओम होता है। ठीक है, तो किसी चालक का वह गुण जो उसमें बहने वाली धारा का विरोध करता है वही कहलाता है क्या? विद्युत प्रतिरोध। इसके यूनिट की बात करेंगे तो यूनिट होता है ओम। इसे डिनोट किससे करते हैं? आर से डिनोट करते हैं, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस को। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे थोड़ा सा इसके आगे का जो टॉपिक है वो क्या है। इसके आगे का टॉपिक क्या है? उसके आगे का टॉपिक क्या है? हाँ, थोड़ा सा ये देखेंगे कि प्रतिरोध को कौन कौन से फैक्टर जो है अफेक्ट डालते हैं, कौन कौन से फैक्टर जो है प्रभावित करते हैं। ये हम थोड़ा सा देखेंगे कि प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक, ये देखेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं एक एक टॉपिक के बारे में, एक एक चीज के बारे में कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो प्रतिरोध को इफेक्ट डालते हैं। ठीक है, हम देखेंगे प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक। प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक, प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले क्या है? कारक। कुछ ऐसे कारक हैं जो रेजिस्टेंस पर इफेक्ट डालते हैं, वो इफेक्ट देखेंगे कौन कौन सा है। फर्स्ट नंबर बेटा ये है कि किसी चालक का, किसी चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई, किसी चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई के अनुक्रमानुपाती, राइटिंग थोड़ा देख लीजिएगा अपने अनुसार। किसी चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई के अनुपाती होता है, अर्थात आर प्रोपोर्शनल टू एल, ये फर्स्ट रूल होता है। सेकंड जो डालता है वो कह रहा है किसी चालक का प्रतिरोध, किसी चालक का प्रतिरोध उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात आर प्रोपोर्शनल टू 1/a। बेटा नेक्स्ट जो है थर्ड नंबर, वो किसी चालक का प्रतिरोध, किसी चालक का प्रतिरोध पदार्थ की प्रकृति पर भी निर्भर करता है, पदार्थ की प्रकृति पर भी निर्भर करता है। चौथा नंबर है किसी चालक का ताप बढ़ाने पर, किसी चालक का ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध भी बढ़ता है, आर प्रोपोर्शनल टू टी, इस तरीके से। ठीक है, आइए हम देखेंगे इसके जो है 4 फैक्टर हैं जो प्रतिरोध को प्रभावित करते हैं। पहला नंबर ये है, कह रहा है किसी चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई के अनुपाती होता है। लंबाई के अनुपाती होने का मतलब होता है कि अगर आप किसी भी चालक का लंबाई बढ़ा देंगे तो प्रतिरोध ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। अगर आप ज्यादा दूर तक लंबाई बढ़ाते हैं तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। यही कारण है कि जब आप दूर से लाइट लेते हैं, अपने घर पर लाइट दूर से लाते हैं, तो उस दौरान लाइट बहुत ही स्लो आती है और आपके घर में पर्याप्त लाइट मिल नहीं पाती। क्यों? क्योंकि आपने उस चालक की लंबाई को बढ़ा दिया है। इसके कहने का मतलब कि जैसे जैसे चालक की लंबाई बढ़ाते जाते हैं, वैसे उस चालक का रेजिस्टेंस भी बढ़ता जाता है। उस चालक में रुकावटें पैदा होती हैं, जिसके कारण आपके घर तक पर्याप्त बिजली नहीं मिल पाती है। तो फर्स्ट रूल ये था कि किसी चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई के क्या होता है? अनुक्रमानुपाती होता है। फर्स्ट नियम ये है। दूसरा नियम ये है बेटा, कह रहा है किसी चालक का प्रतिरोध
उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये मेरे पास एक चालक है, तो इस चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ये है। कहने का मतलब ये जो क्षेत्रफल है, चालक की जो मोटाई है और पतलाई है, इस तरीके से देखेंगे हम इसमें कि ये मोटा है। अगर इतना मोटा आप तार लगा रहे हैं या इतना पतला तार लगा रहे हैं, तो इसमें भी दो प्रकार के कारण है। कारण क्या है? पहला नंबर ये कह रहा है कि इस तार और इस तार के अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल है, इस क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है हमारा रेजिस्टेंस। अर्थात इससे यह स्पष्ट होता है कि अगर आप क्षेत्रफल को बढ़ाते हैं, तार को मोटा करते हैं, तो द रेजिस्टेंस ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अगर इसके क्षेत्रफल को कम करेंगे, कम करने का मतलब इसे पतला लगाएंगे, तार को पतला करेंगे, तो रेजिस्टेंस ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। मेरे कहने का जो मेन मतलब ये है, अगर आप मोटा तार लगाते हैं तो रेजिस्टेंस हो जाएगा क्या? कम हो जाएगा। रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और अगर आप पतला तार लगाते हैं तो रेजिस्टेंस जो है क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। थोड़ा समझिए इसको। आप इस लैंग्वेज में अगर नहीं समझ पा रहे तो एक तरीका और है, आप कहीं से बिजली लिए हुए हैं अपने घर के लिए और बहुत ही बारीक तार से लिए हैं, तो क्या उस तार से आप हीटर चला लेते हैं? नहीं चलाते हैं। क्यों नहीं चलाते? क्योंकि उसमें रुकावटें ज्यादा है, रेजिस्टेंस ज्यादा है, क्योंकि आपने उस तार का क्षेत्रफल क्या कर दिया? कम कर दिया, पतला कर दिया। तार पतला है इसलिए उसमें हीटर नहीं चलेगा, क्योंकि हीटर को चाहिए 1000 वाट। क्या चाहिए? 1000 वाट। कहने का मतलब उस तार में रुकावटें ज्यादा है, रेजिस्टेंस ज्यादा है, जिसके कारण पर्याप्त तो उसको करंट हीटर को नहीं मिल पाता है और वह तार कहीं न कहीं से टूट जाता है, क्योंकि रेजिस्टेंस उसका क्या है? ज्यादा है। आप क्षेत्रफल बढ़ा देंगे, आप दूर से लाइट लेते हैं और मोटा तार अगर आपके यहाँ है, मोटे तार से लाइट लेते हैं, तो आपका हीटर आराम से चल जाता है, क्योंकि मोटे तार बोले तो उसका क्षेत्रफल आपने बढ़ा दिया। तो क्षेत्रफल बढ़ा देते हैं तो रुकावटें क्या हो जाती है? कम हो जाती है और करंट तेजी से फ्लो होता है। तेजी से फ्लो होने का मतलब आपके हीटर को पर्याप्त करंट मिल पाता है, जिसके कारण आपका हीटर चल जाता है। तो दूसरा पॉइंट ये है कि अगर आप क्षेत्रफल को बढ़ाते हैं, चालक के क्षेत्रफल को बढ़ा देते हैं, तो रेजिस्टेंस कम हो जाता है। क्षेत्रफल को घटा देते हैं तो रेजिस्टेंस क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। इससे यही स्पष्ट होता है कि चालक, अगर जो हमारे पास वायर है, अगर वायर मोटा है रेजिस्टेंस कम होता है बेटा, वायर पतला है तो रेजिस्टेंस ज्यादा होता है। तो ये हमारा दूसरा रूल था। तीसरा रूल क्या है? कहा किसी चालक का प्रतिरोध उस पदार्थ की प्रकृति पर भी निर्भर करता है कि कौन से प्रकृति का है। जैसे अभी देखा जाए तो इलेक्ट्रिक सप्लाई के लिए सबसे बेटर जो पदार्थ बनाता है वो क्या है? कापर। क्या है? कापर सबसे अच्छा। तो सबसे ज्यादा ये है कि यह चालक के पदार्थ की प्रकृति या पदार्थ जो है उसके नेचर पर भी डिपेंड करता है कि कापर का वायर लगा रहे हैं, लोहे का लगा रहे हैं, सिल्वर का लगा रहे हैं, किसका लगा रहे हैं। तो सबसे अच्छा उसके प्रकृति पर भी ध्यान देना है कि कौन से नेचर का है। अच्छे नेचर का लगाएंगे, अच्छे प्रकृति का लगाएंगे तो उसका प्रतिरोध जो है कम रहेगा और अधिक से अधिक करंट जो है फ्लो होगा। सबसे अच्छा देखा जाता है कॉपर का, तो इसलिए ज्यादातर घरों में कॉपर वायर ही यूज होता है। ठीक है, तो यह चालक के प्रकृति पर भी निर्भर करता है। नेक्स्ट है इसके टेम्परेचर पर। टेम्परेचर का मतलब किसी भी चालक का ताप बढ़ाते हैं, अगर आप उसे गर्म करते जाते हैं, ताप बढ़ाते जाते हैं, तो उसका रेजिस्टेंस भी क्या होता है? बढ़ जाता है। तो साथ साथ अनुक्रमानुपाती का मतलब होता है दोनों चीजें साथ साथ बढ़ेगा, साथ साथ घटेगा। ठीक है। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है एक चीज बढ़ेगा, एक चीज घटेगा। तो इस तरीके से कहा किसी चालक का अगर हम टेम्परेचर बढ़ा देते हैं तो उसका रेजिस्टेंस भी ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो ये अफेक्ट था कि कौन कौन से ऐसे अफेक्ट हैं जो रेजिस्टेंस को प्रभावित करते हैं। तो यही कारक थे, 4 कारक थे जो इन्हें प्रभावित करते हैं। ये पहले और दूसरे रूल के हिसाब से एक फार्मूला बना हुआ है। अगर सपोज दैट इसे मान लिया इक्वेशन फर्स्ट, इसे मान लिया इक्वेशन सेकंड, तो इन दोनों पे आधारित एक इक्वेशन बना हुआ है। एक हमारे पास सूत्र जो है निकल के आया है इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से, आर प्रोपोर्शनल टू एल अपान ए। प्रोपोर्शनल अगर हटेगा तो हमेशा ये कांस्टेंट मांगता है, नियतांक मांगता है। तो हम यहाँ पे कर सकते हैं रो
L बाई ए, यहाँ रो क्या है, एक नियतांक है जिसे प्रतिरोधकता नियतांक कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रतिरोधकता नियतांक कहते हैं। इस तरीके से ये रो था और हमारा जो फार्मूला निकल के आया वो रोयल बाई ए आया, जहां यल क्या है, चालक की लंबाई है, ए क्या है, चालक का क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, और रो क्या है, प्रतिरोधकता है। क्या है, प्रतिरोधकता। इस तरीके से ये हमारा क्या था, फैक्टर था कि जो जो इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस को क्या करता है, इफेक्ट डालता है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि इसमें क्या है कि प्रतिरोधों का संयोजन आता है। प्रतिरोधों का संयोजन हम कितने तरीके से करते हैं, ठीक है। प्रतिरोधों का संयोजन देखिए, इसमें क्या है, हम प्रूविंग नहीं कर रहे हैं, आपको समझा दे रहे हैं। आप जो है इसका फार्मूला क्लास 10 में प्रूविंग वैसे आता नहीं है, लेकिन आपको मैं समझा दे रहा हूँ कि किस तरीके से इसका जो है प्रूविंग थोड़ा सा है। एक एक टॉपिक हम थोड़ा आपको बता रहे हैं। ये लिखो, सबसे पहले इसके संयोजन के बारे में बता दें कि इलेक्ट्रिक, ये ओम का नियम है। इसके बाद ओम का नियम पहले बता दें। चलिए देख लीजिए ओम का नियम। अच्छा, ओम का नियम, ओम का नियम, ओम्स लॉ, ओम्स लॉ, ठीक है बेटा। ओम्स लॉ क्या होता है, कहा यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था, भौतिक अवस्था में क्या होता है, लंबाई, चौड़ाई, घनत्व, तो ये सब क्या होता है, फिजिकल प्रॉपर्टी में आता है। तो कहा यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था, ये मान लो इसमें सपोज दैट V वोल्ट का विभवांतर फ्लो हो रहा है, ठीक है, और I विभवांतर V लगाते हैं तो I करंट जो है क्या हो रहा है, प्रभावित हो रहा है, प्रभावित हो रहा है, ठीक है। ओम का नियम क्या होता है, थोड़ा समझिएगा। कहा यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था, जैसे लंबाई क्षेत्रफल में यदि कोई परिवर्तन ना किया जाए, लंबाई क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन ना किया जाए, तो इसके सिरों पर लगाया गया विभवांतर, इसके सिरों पर लगाया गया विभवांतर इसमें बहने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। मतलब क्या है, फिर से समझिए। यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था जैसे लंबाई, क्षेत्रफल आदि में अगर कोई परिवर्तन ना किया जाए, तो इनके सिरों पर लगाया गया जो विभवांतर है इसमें बहने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। यही है ओम का नियम। किसका नियम है, ओम का नियम। अर्थात अगर आपको ओम का नियम नहीं आ रहा है तो डायरेक्ट आप बोलेंगे V प्रोपोर्शनल टू I, लेकिन आपको लिखना है अच्छे तरीके से, तो आप ऐसे फिगर बनाएंगे। फिगर बनाने के बाद आप लिखेंगे यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था जैसे ब्रैकेट में लंबाई, चौड़ाई, क्षेत्रफल जो भी है, इसमें अगर कोई परिवर्तन ना किया जाए, तो इनके सिरों पर लगाया गया विभवांतर इसमें बहने वाली धारा के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। और मैंने जस्ट बताया है कि अनुक्रमानुपाती का अगर साइन हटाते हैं तो यहाँ पे एक नियतांक लगता है। क्या लगता है, नियतांक लगता है, जहां पर ये क्या है, R एक नियतांक है जिसे प्रतिरोधक नियतांक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रतिरोधक नियतांक बोलते हैं। या ओम के नियम को डायरेक्ट आप बोल सकते हो V इक्वल टू आई आर। क्या बोलोगे, V इक्वल टू आई आर। तो इस तरीके से ये था V इक्वल टू आई आर। यही ओम का नियम है, जहां पर थोड़ा समझेंगे कि R क्या है, प्रतिरोध है, V क्या है, विभवांतर है, और I क्या है, इधर धारा है, ठीक है। तो इस तरीके से ये तीनों जो है, तीनों में रिलेशन है। V इक्वल टू आई आर, V क्या है, विभवांतर है, I क्या है, धारा है, R क्या है, प्रतिरोध है। तो ये ओम का नियम था। एक बार फिर से देख लेंगे। कहा यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था जैसे लंबाई, क्षेत्रफल आदि में कोई परिवर्तन ना किया जाए, तो उनके सिरों पर लगाया गया विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। यही ओम का नियम है। और इस तरीके से प्रोपोर्शनल हटाए तो R लगाए, लास्ट में जो फार्मूला निकल के आया वो आया V इक्वल टू आई आर, ठीक है। तो क्लियर हुआ, इस तरीके से ये ओम का नियम क्लियर हो गया।
चलिए अगला देखें क्या है। प्रतिरोधों का संयोजन क्या है अंश। अंश प्रतिरोधों का संयोजन। थोड़ा देखेंगे कि किस प्रकार से, प्रतिरोध तो आपने पढ़ लिया, अब थोड़ा समझेंगे कि जो है किस तरीके से जो है हम प्रतिरोधों को जोड़ते हैं। प्रतिरोधों का संयोजन देखेंगे कि कैसे कैसे हम जो है जोड़ते हैं। तो प्रतिरोधों का संयोजन दो प्रकार से होता है, तीन प्रकार से होता है। प्रतिरोधों का संयोजन तीन प्रकार से किया जाता है। कितने प्रकार से किया जाता है? तीन प्रकार। पहला नंबर भैया वो क्या है? वो श्रेणी क्रम है। दूसरा नंबर क्या है? समांतर क्रम है। और तीसरा नंबर क्या है? मिश्रित क्रम है। ठीक है, पहला श्रेणी क्रम। एक एक टॉपिक को देखेंगे हम, एक एक प्रकार को देखेंगे कि श्रेणी क्रम क्या होता है, समांतर क्रम क्या होता है और मिश्रित क्रम क्या होता है। ठीक है, प्रूविंग नहीं कराएंगे, और थोड़ा सा अगर आपको प्रूविंग देखना है तो थोड़ा अच्छे तरीके से देखिए। मान लीजिए करा भी देंगे, बट ये है कि थोड़ा सा कोशिश ये है कि आपको हम डायरेक्टली बता दें कि क्लास 10th में वैसे आता नहीं है प्रूविंग। फर्स्ट जो हम आपको बता रहे हैं वो बता रहे हैं श्रेणी क्रम संयोजन। क्या होता है? श्रेणी क्रम संयोजन, ये है। ठीक है, आइए देखते हैं। प्रतिरोध का साइन बेटा यही होता है। R1 R2 R3, ये V1 ये V2 और ये क्या हो जाएगा? V3। और इसमें I एम्पियर का करंट जो है क्या हो रहा है? ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारे पास क्या है? कुंजी। क्या है? कुंजी। फिगर सही बना है? फिगर सही बना है? R1 R2 R3 V1 V2 V3, इधर जो है अपना बैटरी जोड़ दिया, इधर कुंजी जोड़ दिया। ठीक है, आइए देखते हैं। हम पढ़ रहे हैं श्रेणी क्रम संयोजन। बेटा सब फिगर में ही खेला है, फिगर समझ आ गया तो आप सब कुछ सॉल्व कर लेंगे, इसका डेफिनेशन अपने से बना लोगे। अच्छा देखिए, श्रेणी क्रम संयोजन में कैसे बोलेंगे? कहा इस प्रकार के संयोजन में, ये मेरे पास प्रतिरोध है बेटा, इसे आप क्या बोल सकते हो? ये क्या है? ये पहला सिरा है। क्या है? पहला सिरा। ये क्या है? दूसरा सिरा। ये पहला सिरा है, ये दूसरा सिरा है। अर्थात ये कहेंगे कि इस प्रकार के संयोजन में, इस प्रकार के संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोध का दूसरा सिरा, प्रत्येक प्रतिरोध का दूसरा सिरा अगले प्रतिरोध के पहले सिरे से, प्रत्येक प्रतिरोध का दूसरा सिरा अगले प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़ते हुए चले जाते हैं। तो इस प्रकार का संयोजन श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। क्या कहलाता है? श्रेणी क्रम संयोजन। प्रत्येक प्रतिरोध के, ये मेरे पास एक रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस का ये पहला, ये दूसरा सिरा, ये पहला सिरा, ये फर्स्ट, ये सेकंड। कहा कि प्रत्येक प्रतिरोध का पहला, इधर ये पहला है, ये दूसरा है, तो प्रत्येक प्रतिरोध का दूसरा सिरा अगले प्रतिरोध के पहले सिरे से अगर जोड़ते चले जाते हैं तो इस प्रकार का संयोजन कहलाता है श्रेणी क्रम संयोजन। क्या कहलाता है? श्रेणी क्रम संयोजन। बड़ा इससे आप देखिएगा, अगर ये चीज आ गया समझ में तो आप बना लोगे सब कुछ। कहा प्रत्येक प्रतिरोध का दूसरा सिरा अगले प्रतिरोध के अगर पहले सिरे से जोड़ते हुए चले जाते हैं तो इस प्रकार का संयोजन कहलाता है श्रेणी क्रम संयोजन। ठीक है, फिर कहा कि मान लेते हैं एक परिपथ है जिसमें तीन प्रतिरोध R1 R2 और R3 ज्वाइन। एक परिपथ है जिसके तीन प्रतिरोध R1 R2 और R3 ज्वाइंट है, जिनके सिरों का विभवांतर V1 V2 और V3 है।
इन पर एक जो है आई एम्पियर की धारा भी क्या हो रही है, प्रवाहित हो रही है। आई एम्पियर की धारा जब प्रवाहित हो रही है तो हम ये जानते हैं कि अगर हम इसके विभवांतर की बात करते हैं तो विभवांतर की बात V1 इक्वल टू हम लिख सकते हैं I इंटू क्या R1, और V2 की बात करें तो I इंटू R2, और इधर V3 की बात करेंगे तो I इंटू क्या लिख सकते हैं R3 लिख सकते हैं। इस तरीके से इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकेंड, इक्वेशन थर्ड हमारे पास तैयार हो गया। इस इक्वेशन के बाद अगर हम ये मान ले कि इस पूरे परिपथ का जो विभवांतर है उसका परिणामी विभवांतर V क्या हो, इसका जो परिणामी विभवांतर हो अगर V हो तो हम ये जानते हैं कि सभी विभवांतर को अगर जोड़ दें तो वह परिणामी विभवांतर के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अर्थात हम ये लिख सकते हैं V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। ये हमारे पास जो है क्या है, परिणामी विभवांतर है। हम ये मानते हैं कि इस पूरे परिपथ का जो परिणामी विभवांतर है वो क्या है, V है। परिणामी विभवांतर का मतलब होता है सभी विभवांतर का जो योग होता है उसे परिणामी विभवांतर कहते हैं। इसी में आप थोड़ा सा वैल्यू रख दीजिए। V1 की वैल्यू यहाँ से रखेंगे तो IR1, यहाँ से रखेंगे IR2, यहाँ से रखेंगे IR3, और V का फार्मूला आप जानते हैं V इक्वल टू क्या होता है IR। इधर I कॉमन ले लेंगे तो बचेगा R1, R2, और इधर क्या है R3। I कट गया तो R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। यही श्रेणी क्रम में संयोजन के तुल्य प्रतिरोध का फार्मूला है। क्या है, श्रेणी क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध का फार्मूला होता है R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। इससे स्पष्ट क्या होता है, इससे यह स्पष्ट होता है कि अगर हम प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो प्रत्येक प्रतिरोध का तुल्य प्रतिरोध इन सभी प्रत्येक प्रतिरोध के सदिश योगफल के क्या होता है, बराबर होता है। या परिणामी प्रतिरोध इनके अलग अलग प्रतिरोधों के सदिश योगफल के क्या होता है, बराबर होता है। यही होता है श्रेणी क्रम संयोजन। क्या होता है, श्रेणी क्रम संयोजन। ठीक है, तो ये श्रेणी क्रम संयोजन समझ आया बेटा। इस तरीके से था कि यदि हम प्रत्येक प्रतिरोध के दूसरे सिरे को अगले प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़ते चले जाते हैं तो इस प्रकार का संयोजन कहलाता है श्रेणी क्रम संयोजन। और श्रेणी क्रम संयोजन में अगर आपसे कोई पूछ रहा है कि तुल्य प्रतिरोध का फार्मूला बता दो तो आप डायरेक्टली बताओगे R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अच्छा, इसमें कौन बताएगा इधर कि बेटा ये R1 R2 R3 क्या है, कोई आएगा इधर? चलो इधर आओ, तुम्हारी इच्छा, इधर आओ, चलो इधर आओ, इधर आओ, उठो। माइक लेके बोलो, इधर इधर आओ, बता रहे क्या है ना। ये बताओ इसमें R1 क्या है बेटा, पहला रेजिस्टेंस। R2 क्या है, दूसरा। सही, सीधे खड़े हो जाओ, कैमरे में थोड़ा दिखता है आप पर बता रही हो। R3 क्या है, तीसरा रेजिस्टेंस। इसे क्या कहेंगे, धारा। धारा। ये क्या है, पहला विभवांतर। ये दूसरा विभवांतर, ये तीसरा विभवांतर। अगर हम रेजिस्टेंस को श्रेणी क्रम में जोड़ते चले जाते हैं तो तुल्य प्रतिरोध का क्या फार्मूला बनता है, R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ये तुल्य प्रतिरोध का क्या है, फार्मूला है। ये हम पढ़ क्या रहे हैं, पूरा क्या पढ़े, श्रेणी क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन। अच्छा, किसके जोड़ने का क्रम था ये, प्रतिरोधों का। क्या था, प्रतिरोधों का। ठीक है, चलो अंश इधर आओ, अंश इधर आओ बेटा। हम ये पूरा क्या पढ़े हैं, ये क्या है इधर अभी मैंने जो आपको पढ़ाया ये क्या पढ़ाए हैं, माइक लेके बोलो, कैमरे देख के बोलो। ये पूरा हम अभी क्या पढ़ाए आपको, और पास में हो जाइए। क्या पढ़ाए, श्रेणी क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन में ये R1 R2 R3 क्या है बेटा, R1 पहला प्रतिरोध है, हाँ। R2 दूसरा प्रतिरोध, R3 तीसरा प्रतिरोध। अच्छा, ये बताइए कि इसमें कितना कितने एम्पियर की धारा फ्लो हो रही है, I। इसके बीच का विभवांतर कितना है, V1 V2 V3 है। अच्छा, इसके अगर हम तुल्य प्रतिरोध का फार्मूला निकालें तो क्या मिला है, R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। अच्छा, ये बताइए कि अगर आपको 3-4 प्रतिरोध दे दे और तुल्य प्रतिरोध निकालने के लिए बोले तो आप निकाल सकते हो आराम से, इस फार्मूले से निकल जाएगा। तो आपने पूरा अभी क्या पढ़ा, ये किसका संयोजन था, श्रेणी क्रम, किसका, प्रतिरोध होगा, प्रतिरोध होगा। ठीक है, धन्यवाद। और जो है अगला चलाते हैं हम जो है
समांतर क्रम संयोजन क्या है बेटा? समांतर क्रम संयोजन क्या होता है? श्रेणी क्रम तो आपको समझ आ गया, अब जो है हम पढ़ेंगे समांतर क्रम संयोजन क्या होता है। समांतर क्रम संयोजन थोड़ा देखिए क्या होता है समांतर, इसका हम प्रूविंग नहीं कराएंगे बट थोड़ा देखिएगा। समांतर क्रम संयोजन, समांतर क्रम संयोजन क्या होता है समझिए। समांतर क्रम संयोजन क्या होता है? कहा इस प्रकार के संयोजन में, इस प्रकार के संयोजन में इस प्रकार के संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोध के पहले सिरे को, समांतर क्रम संयोजन में ये ध्यान देना है कि प्रत्येक R1, R2, R3 हमारे पास 3 प्रतिरोध हैं, तीनों प्रतिरोध का ये पहला पहला सिरा। तो समांतर क्रम संयोजन में ये देखा जाता है, इसका डेफिनेशन क्या होता है? कहा इस प्रकार के संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोध के पहले सिरे को किसी एक बिंदु से और दूसरे सिरे को किसी एक बिंदु से अगर जोड़ते चले जाते हैं तो इस प्रकार का संयोजन समांतर क्रम संयोजन कहलाता है। क्या कहलाता है? समांतर क्रम संयोजन। मतलब ये कि जब हम जो है प्रत्येक प्रतिरोध के पहले सिरे को किसी एक बिंदु से और दूसरे सिरे को किसी एक बिंदु से जोड़ते चले जाते हैं तो इस प्रकार का संयोजन क्या कहलाता है? समांतर क्रम संयोजन। समांतर क्रम संयोजन में ध्यान ये देना है कि इसमें आपको जो ज्वाइंट करना है वो फर्स्ट सिरे को क्या है किसी एक पॉइंट से, दूसरे सिरे को किसी एक पॉइंट से, फिर आप बैटरी जोड़ेंगे, सेल जोड़ देंगे इधर से, और R1 R2 ये 3 रेजिस्टेंस, जितने भी रेजिस्टेंस आप इसमें जोड़ेंगे सभी रेजिस्टेंस का पहला पहला जो सिरा है वो किसी एक बिंदु से जोड़ देंगे और दूसरे सिरे को किसी एक बिंदु से। तो इस तरीके से ये कौन सा क्रम था काजल? कौन सा क्रम था ये? समांतर क्रम संयोजन था। समांतर क्रम संयोजन का एक तुल्य प्रतिरोध का फार्मूला होता है 1/R। थोड़ा समझिए, यह मिटा दिए। 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। जितना रेजिस्टेंस रहे बेटा उतना 1 करके जोड़ते चले जाओ तो ये बताएगा तुल्य प्रतिरोध। समांतर क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध का फार्मूला होता है 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। तो ये कौन सा क्रम था? समांतर क्रम संयोजन था। ठीक है, उसके बाद जो हम पढ़ेंगे वो है मिश्रित क्रम संयोजन। मिश्रित क्रम संयोजन का मतलब होता है कि जब हम कुछ प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ दे बेटा और कुछ प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़ दें, तो इस प्रकार का जो संयोजन होता है उसे हम कहते हैं मिश्रित क्रम संयोजन। देखो थोड़ा सा, ये हमारे पास एक है और इधर से हम जोड़ते चले गए, ये बैटरी लगा दिए और ये जो है इधर जो है एक प्रतिरोध इधर भी जोड़ दिया। तो इस तरीके से जब हम कुछ प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में और कुछ प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़ देते हैं तो इस प्रकार का संयोजन कहलाता है मिश्रित क्रम संयोजन। क्या कहलाता है? मिश्रित क्रम संयोजन। तो ये हमारा जो है जब सभी प्रकार का संयोजन क्लियर हुआ कि हम जो है रेजिस्टेंस को कैसे जो है जोड़ते हैं, कितना तरीका है, रेजिस्टेंस को प्रभावित करने वाले कारक क्या है, ये सभी चीजें हमारा क्या हो गया? क्लियर हुआ। अगला जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम थोड़ा सा देखेंगे कि अगला टॉपिक हमारा क्या है, थोड़ा सा समझाएं। बेटा एक बार हम थोड़ा सा इसके फार्मूले के बारे में देख लेंगे, इसके बाद हमारा ये टॉपिक खत्म हो गया है। इसका न्यूमेरिकल है, ठीक है। तो न्यूमेरिकल लगाने से पहले आपको सभी प्रकार का फार्मूला आना चाहिए। जैसे फर्स्ट फार्मूला Q इक्वल टू N इंटू ई है, अगला फार्मूला V इक्वल टू आई आर है, और अगला फार्मूला R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 है, और 1/R इक्वल टू है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ये इस तरीके से 1/R1 1/R2 और प्लस 1/R3, ये 4 फार्मूला इसमें है। ये चारों फार्मूला आपको तैयार होना चाहिए, तब इस टॉपिक का न्यूमेरिकल लगेगा। ये टॉपिक के अलावा भी अगला टॉपिक जो है उसका न्यूमेरिकल अलग चलेगा, उसमें इलेक्ट्रिक पावर है, P इक्वल टू W बाई T है, और एक फार्मूला इसमें और था V इक्वल टू W बाई क्या क्यों, V इक्वल टू डेल्टा V इक्वल टू W बाई क्यों नॉट या क्यों, इस तरीके से ये भी फार्मूला इसमें है। तो इतने ये सभी न्यूमेरिकल के इसमें फार्मूले हैं। आप थोड़ा अच्छे तरीके से पूरा फार्मूला तैयार करेंगे
और न्यूमेरिकल अगर आपको लगाना है तो आपको यूनिट तैयार करना है, क्योंकि साइंस में न्यूमेरिकल तब आता है जब आपको यूनिट पता रहे। यूनिट से ही पता कर पाएंगे कि सर ये वी दिया है, क्यों दिया है, कि क्या दिया है। बेटा एक बार थोड़ा अच्छे से देख लेंगे, एक बार रिवाइज करा देते हैं, आपको इस क्लास में ही रट जाएगा। थोड़ा बता दीजिए, आवेश तेज से आप थोड़ा बोल के बताएंगे, आवेश का मात्रक क्या होता है? आवेश का मात्रक कूलाम होता है। क्या होता है? कूलाम होता है। धारा का मात्रक, धारा का मात्रक एम्पियर होता है। विभवांतर का मात्रक वोल्ट होता है। क्या होता है? विभव का मात्रक वोल्ट होता है। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम होता है। ये तीन चार चीजें मैंने आपको बता दिया। उसके बाद अगर हम देखें कि ओम के नियम का फार्मूला क्या होता है? V इक्वल टू आई आर। तीन चार, V इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू, V इक्वल डेल्टा V इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू। उसके बाद V इक्वल टू आई आर, Q इक्वल टू क्या होता है? N इंटू ई। N क्या है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या। E क्या है? इलेक्ट्रॉन का आवेश। Q क्या है? Q क्या है? आवेश है, विद्युत आवेश। I क्या है? विद्युत धारा। ठीक है। C क्या है? कूलाम। कूलाम किसका मात्रक? आवेश का मात्रक। I क्या है? धारा। धारा का मात्रक एम्पियर को किससे डिनोट करते हैं? ए से डिनोट करते हैं। R क्या है? R क्या है? रेजिस्टेंस, प्रतिरोध। प्रतिरोध का मात्रक? खुशी बताओ, प्रतिरोध का मात्रक? अच्छा ट्विंकल, ओम। ओम किसका मात्रक है? ओम किसका मात्रक है? प्रतिरोध का मात्रक। किसका? प्रतिरोध का। अच्छा उसके बाद हम देखेंगे डब्ल्यू क्या है? अंश। डब्ल्यू क्या है? कार्य है। क्या है? कार्य है। क्यों क्या है? आवेश। वी क्या है? विभवांतर है। इस तरीके से इतना फार्मूला था, इतना डिनोट था। यूनिट देखेंगे, वोल्ट। वोल्ट किसका यूनिट होता है? विभवांतर का। किसका? वोल्ट किसका यूनिट होता है? विभवांतर का होता है। कूलाम आएगा तो आप क्या दोगे? क्यों है? क्या है? अगर कूलाम कहीं देखना, समझ जाना ये चार्ज दिया है अर्थात क्यू का मान दिया है। किसका मान? क्यों। एम्पियर कहीं दिया है तो समझ जाना ये आई का मान है अर्थात विद्युत धारा का मान है। और अगर कहीं ओम देख लेना, समझ जाना ये किसका मान है? आर का मान है, विद्युत प्रतिरोध का मान है। इस तरीके से ये इसके यूनिट है। यूनिट के हिसाब से ही साइंस में सवाल लगता है जब आप यूनिट से पकड़ते हैं चीजों को। अगर मान लो बेटा मीटर आ गया इधर, तो मीटर से आप पकड़ लोगे सर ये लंबाई हो सकता है, चौड़ाई हो सकता है, ऊंचाई हो सकता है। लेकिन मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया तो समझ जाओगे सर ये क्षेत्रफल हो सकता है। तो इस तरीके से आपको जो सबसे पहले तैयार करना है वो यूनिट तैयार करना है। अगर यूनिट तैयार हो जाएगा तभी आप जो है फार्मूला और चीजों को पकड़ पाएंगे। क्यू कहाँ है, एन क्या है, ई क्या है। पता चला हम सवाल बोल दिए और आपको पता नहीं है ई क्या है, एन क्या है, क्यू क्या है, वी क्या है। इस तरीके से मेन समझते हैं स्टूडेंट्स को यही होता है कि सर आप ये कैसे पहचान लेते हैं कि ये वी दिया है, ये आई दिया है, ये आर दिया है। उसको पहचानने का यही तरीका, आप यूनिट तैयार करेंगे। क्या तैयार करेंगे? यूनिट। यूनिट से पहचाना जाता है। अगर मान लीजिए माइक्रो गुलाम आ गया, माइक्रो गुलाम आ गया तो जाहिर सी बात है गुलाम तो आप जान रहे हैं। अब माइक्रो गुलाम से गुलाम बनाना होता है 10⁻⁶ से मल्टीप्लाई करना होता है। मेरे कहने का मतलब ये है कि गुलाम है, आप तुरंत समझ जाएंगे सर ये किसका मान दे दिया, क्यू का मान दे दिया है। अगर माइक्रो एम्पियर दे दिया तो एम्पियर तो है ना, एम्पियर से आप परिचित है, आप समझ जाएंगे किसका मान है? आई का मान है। किसका मान है? आई का। इस तरीके से ये सभी यूनिट को जो है तैयार करेंगे और तब जाके इसका फार्मूला अप्लाई करके आप न्यूमेरिकल लगा पाएंगे। एकदम इजी ही न्यूमेरिकल है। और अगर एग्जाम की दृष्टि से देखा जाए तो एग्जाम में जो है इस तरीके का न्यूमेरिकल 4-5 आता है। फर्स्ट एमसीक्यू में आ सकता है और दूसरा अगर आएगा तो एक परिपथ बना देगा। जैसे कभी कभी इसका जो क्वेश्चन आता है वो इस लेवल का आता है। आपको क्वेश्चन का लेवल थोड़ा हम दिखा देते हैं। अगर परिपथ बेस्ड आया तो, अगर सर्किट बेस्ड आएगा तो इस तरीके से ये आता है हमारे पास। ये 9 ओम दे दिया, ये 9 ओम दे दिया, ये 6 ओम दे दिया, ये 10 वोल्ट की बैटरी लगा दिया और पूछ लेता है बेटा कि इस परिपथ में धारा आई का मान बता दो। तो इस तरीके से धारा आई का इसमें मान बताना होता है। इतना इस लेवल का ही सवाल इसमें पूछा जाता है। एक और आता है नॉर्मल सा, कभी कभी दे देता है, एक सीक्वेंस दे देगा। ऐसे एमसीक्यू क्वेश्चन में ज्यादातर ये क्वेश्चन पूछता है। R1 दे दिया, R2 दे दिया और बोल देगा कि तुल्य प्रतिरोध बता दो। ठीक है। और कभी कभी अगर समांतर क्रम की बात करेंगे तो इस तरीके से ये दे देता है, इधर 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 ऐसे दे देगा और इधर एक बैटरी जोड़ देगा पूरा लाके, और ये 10 ओम दे देगा, ये भी 10 ओम दे देगा, ये भी 10 ओम दे देगा और कहेगा कि इसका तुल्य प्रतिरोध बता दीजिए। तो ये सभी क्वेश्चन ज्यादातर एमसीक्यू में आता है। लॉन्ग क्वेश्चन जो आएगा वो यही आता है,
ओम के नियम पर आएगा, और मान लीजिए कि ऐसे परिपथ दे देगा और बोल देगा धारा बता दो, विभवांतर बता दो, 3-4 चीजें इसमें पूछ लेता है। आई दे देगा तो भी पूछ लेगा। है आपके तीनों में ही खेला, जैसे v इक्वल टू आई आर, ये क्या है, ये क्या है, ओम का नियम है, ओम का नियम यही है ना, v इक्वल टू आई आर। अगर 2 दे देता है, एक पूछ लेता है, एक दे देगा 2 पूछ लेगा। इस तरीके से ये ओम के नियम पर जब आधारित क्वेश्चन रहेगा तो 3 ही खेला है, आई वी आर। आई दे दिया, वी दे दिया तो आर पूछ लेता है, आर वी दे दिया तो आई पूछ लेता है। तो 3 में 2 दे देगा, एक पूछ लेगा। कभी कभी केवल डायरेक्ट परिपथ में ही उठा के दे देता है। आपको देखना है कि कौन सा सीरीज में है, कौन सा पैरेलल में है, उनका हम इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लेंगे। निकालने के बाद तब फार्मूला जो है अप्लाई करेंगे, और ये हमारा टॉपिक आज समाप्त होता है। अगला जो वीडियो आएगा वो न्यूमेरिकल का आएगा, लेकिन आप फार्मूला अच्छे तरीके से तैयार करेंगे। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि ऐसा ही वीडियो आप तक मिल सके। और अभी इसको लगवाने के बाद हम इस पूरे साइंस का मॉडल सेट लगवाएंगे। जिस प्रकार मैथ का आपने पूरा मॉडल सेट पढ़ा है, वैसे ही आप पूरा साइंस का मॉडल सेट तैयार करेंगे। ठीक है।